हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणु। सो यह भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 का वीडियो बनाया जा चुका है। सो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले अध्याय 2 का कंप्लीट वीडियो बनाया जा चुका है। सो उनका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु, आयन क्या होता है और रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। तो एक प्रकार से इसमें मैं इम्पोर्टेंट नोट्स भी, जो ग्रीन बोर्ड पर जो भी आएगा वह सभी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स भी होंगे। सो आप इनका स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हो अगली बार एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, उसे रिवीजन करने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है तत्वों के अणु। परमाणुकता, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो देखो, परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण किया, तो उस अणु में जितनी परमाणु की संख्या होगी उसी को हम परमाणुकता कहेंगे। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होती हैं। मतलब कोई तत्व है, मान लो कि चांदी, तो चांदी जो है वह एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होगा, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बना होगा। उदाहरण के लिए ऑर्गन, हीलियम इत्यादि। तो ऑर्गन ये गैस है, हीलियम भी एक गैस है। सो वह दोनों गैस एक तत्व है और यह तत्व जो है वह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। मतलब इसमें एक ही परमाणु होता है, ठीक है, एक ही परमाणु होते हैं। तो हम उसे कहते हैं एक परमाणु। जिसमें एक परमाणु होते हैं हम उसे एक परमाणु कहते हैं। तो इसी तरह के अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से बना होता है, तो उसे हम कहते हैं एक परमाणु, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप ले सकते हो ऑर्गन और हीलियम, ठीक है। ज़्यादातर अधातु 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना होता है। ज़्यादातर जो अधातुएं होती हैं, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, सो यौगिक क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस पर वीडियो बनाया जा चुका है। सो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अध्याय 2 का वीडियो है। तो यहाँ पर ज़्यादातर अधातु 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना होता है। अधातुएं जो होती है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना होता है। सो उदाहरण क्या दिया गया है, ऑक्सीजन यानी कि O2। तो 2 यानी कि ये 2 परमाणु है इसमें, तो हम इसे बोलेंगे द्विपरमाणु। इसी प्रकार ओजोन, ठीक है, ओजोन परत जो हमें सूर्य की परावैंगनी किरण से बचाती है, तो इसे हम O3 से ऐसे ढूंढते हैं, O3। तो इसमें कितने परमाणु हैं, 3, तो इसे हम लिखते हैं त्रिपरमाणुक। इसी प्रकार फास्फोरस, तो फास्फोरस है चतुर्परमाणुक, और सल्फर यह हमारा बहुपरमाणुक। तो यह हमारे अधातु के कुछ परमाणुओं के उदाहरण हो जाएंगे। सो आप इन्हें याद कर सकते हो। नोट्स के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्मित करते हैं। यानी कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में, मतलब एक उनका निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में आपस में जुड़ करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि परमाणु में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन अणु यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जल। अब जल किस किस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इनका अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे कितना सारा जल बने, बहुत ज़्यादा जल बने या कम जल बने, वह जो आपस में मिलेगा तो उनका अनुपात सदैव 1:8 ही रहेगा। और जल किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। सो इन दोनों का अनुपात होता है 3:8, ठीक है। ये 3:8 में मिलेगा तभी जा करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन और जल 1:8 में मिलेगा जब भी जा करके ये जल बनाएगा। आयन क्या होता है, आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कण को आयन कहते हैं। धातु और अधातु जो होता है वह युक्त आवेशित कण से बना होता है, तो वह आवेशित कण जो होती है उसे हम कहते हैं आयन। आयन आवेशित कण होता है, ठीक है। आयन क्या होता है, एक आवेशित कण होता है। इस पर ऋण अथवा धन आवेश होता है, यानी कि माइनस का और प्लस का आवेश होता है। सो ऋण आवेश को ऋणायन और धन आवेश को हम धयान कहते हैं,
ठीक है। ऋण आवेश को ऋणायन और धन आवेश को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह इनके नाम है। तो यह जो सोडियम क्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, तो इनके तत्वों के प्रतीक होते हैं। सो वह प्रतीक जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें अच्छे से याद कर लेना। सो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी मैं वहाँ पर अपलोड लगभग कर चुका हूँ। तो धनात्मक इसमें जो है हमारा धनात्मक हो जाएगा सोडियम, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं Na+, ठीक है, Na धन, ठीक है। और ऋणात्मक हो जाएगा इसका क्लोराइड, जिसे हम Cl- इस प्रकार से लिखते हैं। आयन परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश होता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा और है कि आयन जो होती है वह परमाणुओं का समूह होता है जिस पर नेट आवेश होता है, ठीक है, नेट आवेश होता है। परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश होता है उसे बहुपरमाणु कहते हैं। तो बहुपरमाणु किसे कहते हैं? परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश होता है उसे हम बहुपरमाणु कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं? तो यह जो है मैं आपको इसे उदाहरण लेकर के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्प्ले पे जो दिख रहा है ग्रीन बोर्ड पर, इसे मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। इसके बाद उदाहरण से मैं इन्हें पूरा बिंदु को जो है अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कि किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो सबसे पहले तत्वों के परमाणु के चिन्ह को लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम परमाणु के चिन्हों को लिखते हैं, फिर इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है, फिर संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करते हैं और फिर पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है और तथा दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करने पर रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। सो यह आपको समझ में नहीं आया होगा, सो यह आपको एक उदाहरण से ही समझ में आएगा। तो चलिए इसके 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रासायनिक सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सरल यौगिक के सूत्र, दो भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग तत्वों से बना सरलतम यौगिक को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी, आंगी नहीं द्विअंगी, ठीक है, सॉरी, द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले तत्व के प्रतीक लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, ठीक है, और क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl। मैं आगे दिखा दूंगा, ठीक है, इनके प्रतीक। और फिर हम इनके नीचे संयोजकता लिखते हैं। संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और Cl यानी कि क्लोराइड की भी संयोजकता 1 होती है। तो संयोजकता होने के बाद अब हम इन्हें क्रॉस में, ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस में, यानी कि एक इसके साथ और एक Cl के साथ। सो क्रॉस में ये इसकी संयोजकता को ग्रहण करेगा और ये इसकी संयोजकता को ग्रहण करेगा, जैसे कि यहाँ पर चौथे बिंदु में बताया गया है। और फिर इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनेगा HCl, ठीक है, ये L छोटा वाला है, ठीक है, इस प्रकार का L है। सो अब यहाँ पर जो आपको ये इमेज दिख रहा है, सो इस इमेज को में जो जितने भी लिखे हैं वह आपको याद कर लेने हैं। ये आपके NCERT किताब के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सोडियम, तो सोडियम का होता है Na, और ये यहाँ से इतने जो हैं, ठीक है, ये इतने जो है इनकी सभी की संयोजकता 1 है। और फिर ये यहाँ से इतना जो है इन सभी का संयोजकता 2 है। और फिर ये दोनों जो है इनकी संयोजकता 3 है, ठीक है। तो ये संयोजकता यहाँ पे कुछ धातु मतलब कुछ तत्वों के दिए गए हैं। सो इन तत्वों की संयोजकता को आप अच्छे से याद कर सकते हो और इसके चिन्हों के प्रतीक भी और यहाँ पर भी दिया गया है। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे याद कर लो। तो नेक्स्ट हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा मैग्नीशियम का क्या होता है। मैग्नीशियम को किस प्रकार से लिखते हैं Mg और क्लोराइड को Cl, जैसा कि आपने पीछे भी देखा था। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता या आवेश की क्या होता है इसका 2+,
और Cl यानी कि क्लोराइड का क्या होता है 1 माइनस, तो आपने पहले ही देखा था। तो यहाँ पर फिर से इसी प्रकार ये क्रॉस में ये -1 Mg को ग्रहण करेगा इसकी संयोजकता, और ये क्रॉस में ये 2 जो है Cl क्लोराइड ये संयोजकता ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बनेगा MgCl2, ठीक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र बन जाएगा। सो आशा करता हूँ मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। सो कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं जिसकी संयोजकता या आवेश होता है 2, और ऑक्साइड को हम O से प्रदर्शित करते हैं जिसकी भी संयोजकता होती है या इसके आवेश होते हैं 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से इसको क्रॉस में करेंगे, यानी कि Ca-2 की ग्रहण करेगा संयोजकता और ये 2 की संयोजकता ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा Ca2 और O2। तो यहाँ पर 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों 2 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा CaO, ठीक है। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, जब बहुपरमाणुक आयन अधिक संख्या में होते हैं तो उस बहुपरमाणुक आयन को हम कोष्ठ में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। सो इसका ये आगे वाला यानी कि छठा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक लिख के देखते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। सो सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं, इसकी संयोजकता या उस पर आवेश होता है 1, और नाइट्रेट को NO3 से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं जिसकी संयोजकता होती है 1 माइनस यानी कि ऋण, ठीक है। ये आयन आप पहले आयन के बारे में पढ़ चुके। सो ये वाली यानी कि ये इसकी संयोजकता को ग्रहण करेगा Na, और ये NO3 ये संयोजकता ग्रहण करेगा। तो बात एक ही है, एक ही होगा, तो एक को हम लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है। तो इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3, ठीक है, NaNO3। सो नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो अमोनियम को हम NaH4 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और फिर इसका आवेश जो होता है वह 1 होता है, और हम सल्फेट को जो है SO4 से लिखते हैं जिस पर 2 आवेश होता है। सो NaH4 ये क्रॉस में ये 2 संयोजकता ग्रहण कर लेगा, और SO4 ये 1 संयोजकता ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर जो ये है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। जब बहुपरमाणुक आयन अधिक होते हैं तो हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया NaH4 को, और इसकी संयोजकता जो 2 थी तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, फिर SO4 को सेम लिख दिया, और एक जो रहेगा सो लिखो, एक को चाहे ना लिखो बात वही है। सो आपको एक को नहीं लिखना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर आपको मैंने ये रासायनिक सूत्र के नियम यहाँ पर 6 लिखवा दिए हैं, और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर सवाल दिया गया उनको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया है कि इसके क्या क्या है और इसकी संयोजकता कितनी है। तो अब इनके रासायनिक सूत्र कमेंट करने हैं। सो हाइड्रोजन सल्फाइड के रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यहाँ से आपको 2 जगह से मदद लेना है, यहाँ से हेल्प लेकर के संयोजकता देखनी है, और यहाँ से आपको रासायनिक सूत्र का हेल्प लेना है, और इसे लिख करके दोनों के आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को स्किप कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा रासायनिक सूत्र लिखना, उस टाइम लाइन पे क्लिक करोगे तो वहीं पे पहुंच जाओगे, और वहां से दोबारा देख लो, और फिर इन दोनों के जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताना। सो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं संडे को वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो इससे आने वाली वीडियो यानी कि भाग 3 की सूचना पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। सो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में एवं पसंद में आया होगा। यदि पसंद में आया तो लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में ही जुड़िए, तो वहाँ पर जुड़ जाओगे तो मैं आपको वीडियो भेज दिया करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।